नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 7 भाग 3 तक पढ़ लिया था। भाग 3 में आपने ओपेरेंट के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आपने ये जाना कि किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी पृथ्वी पर। फिर मैंने उसी वीडियो में आपको थोड़ा इंडिकेट किया था कि हो ना हो सभी जीव जो पृथ्वी पर उपस्थित हैं वो किसी एक ही जीव से विकसित हुए होंगे। उस जीव में अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय में परिवर्तन आया होगा, जिससे पक्षी बने होंगे, जंतु बने होंगे, पौधे बने होंगे, सारे जीव बने होंगे। अब ये कोई हवाई बात नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि सभी जीव पृथ्वी पर जो है वो किसी एक जीव से विकसित हुए होंगे। ये कोई हवाई बात नहीं, इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में भाग 4 के अंतर्गत आपको उन्हीं प्रमाणों के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या प्रमाण हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि पृथ्वी पर हम सभी जो जीव हैं वो किसी ना किसी रूप में संबंधित है एक दूसरे से। तो जैव विकास के प्रमाण में हम पढ़ेंगे अंगों के से प्रमाण, यानी बहुत से ऐसे अंग हैं जो जीवों के मिलते जुलते हैं, उनमें समानताएं देखी जाती हैं, उनसे पढ़ेंगे। जैसे पक्षी अलग हैं, चमगादड़ अलग हैं, कीट अलग हैं। इनके पंख को देखोगे तो पंख देखने में भी समान है, काम भी सेम करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पक्षी, चमगादड़, कीट ये सभी उड़ सकते हैं, इनमें विंग्स पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि ये सभी किसी एक ही जीव से विकसित हुए होंगे? समानता पाई जा रही ना। हालांकि ऐसा नहीं है, उनमें इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ और होता है, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मनुष्य, हमारा हाथ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक हड्डी, यहाँ पर 2 हड्डी, यहाँ पर जो हड्डियाँ हैं इन पे हड्डियाँ, तो यही सारी हड्डियों का पैटर्न आपको घोड़े के अगले टांगों में देखने को मिलेगा। यही हड्डी का पैटर्न आपको चमगादड़ के पंख में देखने को मिलेगा। यही हड्डी का पैटर्न आपको बिल्ली के अगली टांगों में देखने को मिलेगा। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि हम, मतलब मनुष्य, घोड़े, चमगादड़, बिल्ली, ये सभी किसी एक ही जीव से विकसित हुए होंगे, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो समान रहे होंगे। अब बदलाव आया होगा तो घोड़े बने होंगे, बिल्ली बने होंगे, चमगादड़ बने होंगे, मनुष्य बने होंगे, उस जीव में बदलाव आया होगा। तो ये प्रमाण हैं जो इंडिकेट करते हैं। अगर हम एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो हमारा कुछ भी उनसे मेल नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी प्रमाण आपको मिलेंगे। जैसे बंदर, आज के समय बंदर के पूंछ है, और आपको ये भी पता कि मनुष्य का विकास भी कपी से हुआ है, बंदर समान कपी से हुआ है, तो उसके पास भी पूंछ रहे होंगे, यानी हम लोगों के पूर्वजों के पूंछ रहे होंगे। इसका भी प्रमाण देखने को मिलता है। हम लोगों के पास भी पूंछ वाली हड्डियां होती हैं, टेल बोन पाई जाती है। अब चूंकि टेल नहीं निकलता, पूंछ नहीं निकलता, मैंने आपको ये बात ये भी बताया था कि जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करते वो निष्क्रिय होता है, समय आने पर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही पूंछ का हम प्रयोग करना बंद कर दिए होंगे, धीरे धीरे वो नष्ट हो गए और आज के मनुष्य में पूंछ गायब। अब उसी तरीके से मैंने आपको बताया था निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसका यूज अब हम लोग बंद कर दिए, तो वो अवशेषी अंग हो गया, कोई काम नहीं करता। बहुत सारे प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे जो ये इंडिकेट करता है कि हम सभी किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। अब इन्हीं प्रमाणों के बारे में आपको बताया जाएगा। पहले आपको बताएगा समजात अंग के बारे में, फिर समरूप अंग के बारे में बताया जाएगा, फिर संयोजी कणियों के बारे में बताया जाएगा कि कुछ ऐसे भी जीव पृथ्वी पर आज के समय में उपलब्ध हैं जो 2 जीवों के गुण को रखते हैं। फिर उसके बाद आपको अवशेषी अंगों के प्रमाण बताए जाएंगे, यानी मनुष्य में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अन्य जीवों में अभी भी पाए जाते हैं और उनमें वो काम भी करते हैं, लेकिन हम लोगों में काम नहीं करते हैं। फिर आपको भ्रूणकी से प्रमाण मिलेगा, यानी भ्रूणीय परिवर्धन कि जो पैटर्न है वो वे अभी भी समान पाई जाती है, समानताएं देखने को मिलती हैं। मनुष्य के भ्रूणीय परिवर्तन, कछुए के भ्रूणीय परिवर्तन, खरगोश के भ्रूणीय परिवर्तन, इन सभी में समानताएं देखने को मिलती है भ्रूण में उसके। और इसका एक एग्जांपल मैंने मेंढक वाला भी दिया था, मेंढक और मछली वाला, पिछली वीडियो में। तो ये सभी इंडिकेट करते हैं कि हम ना कहीं से एक दूसरे से संबंधित है सभी जीव, और सभी जीवों का विकास एक पूर्वज से हुआ होगा। तो चलिए, आपका आज का टॉपिक है भाग 4 का, वो है जैव विकास का प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। जैव विकास के प्रमाण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तुलनात्मक शारीरिकी एवं आकारिकी से प्रमाण। यानी शरीर के भागों को देखकर हम
या बता सकते हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। शरीर के ये शारीरिक प्रमाण हैं। पहला हम पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण में शारीरिक प्रमाण। अब शारीरिक प्रमाण में एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि पक्षी अलग दिखते हैं, चमगादड़ अलग दिखते हैं, उनके पंख भी अलग दिखते हैं, कीट अलग दिखते हैं, उनके पंख अलग दिखते हैं, लेकिन सभी उड़ सकने में सक्षम हैं। तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से संबंधित लग रहे हैं। अब मनुष्य हो गए, घोड़े हो गए, बिल्ली हो गए, व्हेल के चप्पू हो गए, सील के फ्लिपर्स हो गए, चमगादड़ के पंख हो गए, ये सभी, इन सभी का काम अलग अलग है। लेकिन अगर आप इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखोगे, इनके हाथों को काट के, अगली टांगों को काट कर देखोगे, तो पाओगे कि इनमें जो हड्डियों का पैटर्न है वो सभी के समान है। यानी जैसे मनुष्य में यहाँ पर एक हड्डी है, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ पर दो हड्डियाँ हैं, इन्हें बोलते हैं रेडियस अल्ना। फिर आता है यहाँ पर कलाई की हड्डी कार्पल्स, फिर ये होती हैं मेटाकार्पल्स। यहाँ जो हड्डियाँ हैं वो फैलेंजेस यानी अंगुलास्थियाँ कहलाती हैं। तो जो पैटर्न हड्डियों का मनुष्य की हाथ में है, एक हड्डी ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, वही हड्डी का पैटर्न आपको घोड़े की अगली टांगों में देखने को मिलेगा। वही हड्डी का पैटर्न आपको बिल्ली के अगली टांगों में देखने को मिलेगा। वही हड्डी का पैटर्न आपको चमगादड़ के पंख में देखने को मिलेगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हम सभी जो जीव हैं, घोड़ा, बिल्ली, मनुष्य, चमगादड़, ये सभी किसी एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे। दर्शाता है कि नहीं? समानताएं पाई जा रही हैं, तो समानताएं जो पाई जाती हैं तो क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है ना। यानी जैसे अगर हमसे कोई कहे कि आपका फेस आपके पिताजी से मिलता है, आपके माताजी से मिलता है, तो क्या संबंध दर्शा रहा है ना हमारे माता पिता से, और एक्चुअल में है भी। तो उसी तरीके से जब संबंध कब सिद्ध होगा? जब कुछ समानताएं प्रदर्शित होंगी। तो अब ऐसा नहीं है कि मनुष्य घोड़े के एकदम समान है, नहीं, लेकिन कुछ समानताएं मिल रही है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम सभी जीव जो हैं वो एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे। तो शारीरिकी प्रमाण में दो आता है, एक आता है समजात अंग और दूसरा आता है समरूप अंग। समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति, मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, किंतु कार्य में भिन्न होते हैं। तब उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। समजात, देखने पर वो एक दूसरे के समान नहीं लगेंगे। जैसे हमारा हाथ है, घोड़े की अगली टांग है, तो देखने में एक समान नहीं है। लेकिन अगर हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, अगर हम इनके उद्भव को देखेंगे, अगर इनके भ्रूणीय परिवर्धन को देखेंगे, तब हमें समानता मिलती है। तो ऐसे अंग याद करिए, ऐसे अंग जो मूल रचना में, उद्भव में, भ्रूणीय परिवर्धन में समान हो, किंतु बाह्य रूप से तथा कार्य में भिन्न हो, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। अब हमारा हाथ, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली की अगली टांग, चमगादड़ के पंख, ये एक दूसरे को देख के हम नहीं पता कर पाएंगे कि एक समान है। तो देखने पर तो समान नहीं है, लेकिन उनकी आकार की सेम है, एनाटॉमी उन सबके सेम है। लेकिन चमगादड़ के पंख, चिड़िया के पंख, कीट के पंख, ये तीनों तो देखने में समान लगते हैं, तीनों का काम भी समान है, उड़ने का है। अब देखिए, देखने में लग रहा है कि सब समान है, लेकिन नहीं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। चिड़िया के पंख का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, चमगादड़ के पंख का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, कीट के पंख का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है। तो ये प्रदर्शित करता है कि ये भिन्न भिन्न, इनके पूर्वज अलग अलग रहे होंगे। ठीक है, समजात अंग ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज एक ही रहे होंगे। और ये जो अंग हैं जो देखने में समान लग रहे हैं, किंतु इनकी आकारिकी, मूल रचना, उद्भव और इनका भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न भिन्न है, वे अंग समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। और ये प्रदर्शित करता है कि ये जीव अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ठीक है, तो शारीरिकी प्रमाण में सबसे पहला क्या आता है? समजातता
या समजात अंग, इसे कहते हैं होमोलॉजी और होमोलॉगस ऑर्गन। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और मोस्टली एग्जाम्पल आता है आपके एग्जाम में, तो याद कर लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है ये। दो चीजें सिर्फ याद रखनी है। समजात अंग अगर लिखा है तो मतलब क्या है, मूल रचना यानी एनाटॉमी। मूल रचना मतलब एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, हड्डियों का पैटर्न, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस। ठीक है, मूल रचना, उद्भव यानी इनका विकास, और भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण में कैसे कैसे ये विकसित होते हैं, इनका पैटर्न। अगर मूल रचना, उद्भव और भ्रूणीय परिवर्धन समान हो और कार्य भिन्न हो, तब ये कहलाते हैं ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। याद करिए, समजात अंग क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे अंग जो मूल रचना, उद्भव और भ्रूणीय परिवर्धन में समान हो किंतु कार्य भिन्न हो। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, चमगादड़ के पंख, व्हेल के चप्पू, सील के फ्लिपर, पक्षी के पंख, इन सभी में जो ये संरचना है, अगली टांग का, मनुष्य के हाथ का, चमगादड़ के पंख का, इन सभी का जो पैटर्न है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, मूल रचना है, उद्भव है, भ्रूणीय परिवर्तन, ये सभी का समान है, एक जैसा ही है। मनुष्य में भी वही हड्डियां पाई जा रही हैं हाथों में जो हड्डियां घोड़े के अगले टांग में पाई जा रही हैं, वही हड्डियां चमगादड़ के पंख में पाई जा रही हैं, वही हड्डियां व्हेल के चप्पू में पाया जाता है, वही हड्डी सील के फ्लिपर में पाया जाता है, वही हड्डी पक्षी के पंख में पाया जाता है। तो क्या दर्शाता है कि हम सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन कार्य भिन्न है। अब एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, इस नाते इंटरनल स्ट्रक्चर समान है। एक ही पूर्वज से हम बदमाशी किए होंगे, उनसे कहे होंगे कि नहीं हमको उड़ना है, तो वो चमगादड़ बन गए। अपने पूर्वज से लड़े होंगे, नहीं हमको खूब तेज दौड़ना है, तो वो घोड़े बन गए। अपने पूर्वज से लड़े होंगे, ऐसा है कि हम ऐसे 4 पैर पर नहीं चल पाएंगे, हम 2 ही पैर पर चलेंगे, तो 2 पैर पर चलने लगे तो जो दोनों हाथ आगे का पैर रहा होगा उसको हाथ के तरीके प्रयोग करने लगे होंगे, मनुष्य बन गए। समझ में आया? तो यही कहलाता है जब इंटरनल स्ट्रक्चर समान हो, हड्डियों का, अस्थियों का जो पैटर्न है वो समान हो, उद्भव भ्रूणीय परिवर्तन समान हो, लेकिन कार्य भिन्न होता है, तब समजात अंग कहलाता है। दूसरा आता है, अच्छा इसके एग्जाम्पल भी याद करिए, उदाहरण, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल के चप्पू और सील के फ्लिपर, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य के हाथ। सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, तो एक बार अभी सबकी हड्डियां भी दिखा दूंगा मैं आपको फिगर में, आपको याद हो जाएगा। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? समजात अंग के। इन सभी का मूल रचना, उद्भव, भ्रूणीय परिवर्तन समान होता है, कार्य भिन्न होता है, समजात अंग कहलाते हैं। दूसरा आता है, अच्छा समजात अंग का पाया जाना क्या प्रदर्शित करता है? समजात अंग का पाया जाना कहलाता है समजातता। अगर आपसे कोई पूछे कि समजातता किसके किसके बीच पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? मनुष्य में, घोड़े में, चमगादड़ में, इन सब में समजातता पाई जाती है। फिर पूछेगा कोई कि समजातता होता क्या है? समजात अंग का पाया जाना समजातता कहलाता है। समजात अंग क्या होता है, तब आप क्या बताओगे? कि ऐसे अंग जो मूल संरचना, उद्भव और भ्रूणीय परिवर्तन में समान हो लेकिन कार्य उनका भिन्न होता है, समजात अंग कहलाते हैं। क्लियर है बातें? समझ में आया कि समजातता क्या होती है? समजातता किसको प्रदर्शित करता है? अपसारी जैव विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन।
अब ये अपसारी जैव विकास क्या होता है? अपसारी जैव विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यह बताता है कि जीवों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा। ठीक है, तो आपने समजातता पढ़ लिया, समजात अंग पढ़ लिया। समजात अंग से क्या मालूम पड़ता है कि इन जीवों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा। तो इसे कहते हैं, ये कौन सा जैव विकास कहलाता है? ये कहलाता है अपसारी जैव विकास। ऐसा जैव विकास जिसमें समजात अंग देखने को पाया जाए वह कहलाता है अपसारी जैव विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन याद करिए। अपसारी जैव विकास क्या कहलाता है? जब जीवों में समजात अंग पाया जाए तो वह अपसारी जैव विकास को प्रदर्शित करता है और अपसारी जैव विकास के अनुसार इन जीवों का विकास के किसी एक ही पूर्वज से हुआ होगा। यानी अपसारी जैव विकास का जो आधार है वो क्या है? समजात अंग का पाया जाना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपसारी जैव विकास का प्रमाण क्या है? समजात अंग का पाया जाना। दूसरा, समजातता किस प्रकार के जैव विकास को इंडिकेट करता है? तो समजातता अपसारी जैव विकास को इंडिकेट करता है। तीसरा, कौन से जैव विकास में यह मान प्रदर्शित होता है कि जीवों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है? एक ही पूर्वज से हुआ है। किस प्रकार के जैव विकास में? अपसारी जैव विकास में, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। क्लियर है बातें? ये हो गया। उसके बाद आता है दूसरा, समरूप अंग, जिसे समरूपता कहते हैं या समरूप अंग। एनालॉजी और एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन। समरूप अंग क्या है? देखिए, इसके शब्द पढ़ जाइए। समरूप, रूप समान है लेकिन मूल रचना, उद्भव, भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न है। यानी देखने में समान लग रहा है, कार्य भी समान लग रहा है, लेकिन इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर बदली हुई हैं। तब ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख यानी चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, कीट के पंख। कीटों को पंख में आपने देखा होगा, तितली को आप पकड़ते जरूर होगे। हम तो बहुत पकड़ते थे तितली को, हमें तो बहुत प्यारा लगा। दौड़ जाते थे, बहुत दूर तक दौड़ जाते थे, गंदे जगहों पर भी कभी कभी घुस जाते थे बस उसको पकड़ने के लिए। और एक चीज़ आपको ये भी याद हुआ होगा कि तितली को जब आप पकड़ते हो तो वो आपके हाथों पे कलर छोड़ देती है ना। उसके जो पंख कितने प्यारे होते हैं, उसके जब पंख को पकड़ो तो उसका कलर आपके हाथों पर छप जाता है। हालांकि तितली बहुत प्यारी होती है और प्यारी चीज़ बहुत नाटक भी करती है, पता ही होगा। कितना भी प्यार से दौड़ाते रहो पकड़ने के लिए उतनी ही तेज से भागेंगे। तो समरूप अंग, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, तितली पकड़ते समय उसके दो पंख इधर दो पंख इधर होते होंगे। कुछ तितलियाँ ऐसी होती हैं जिनकी एक एक पंख होती है, जैसे सिल्वर वाली जो छोटी सी होती है बहुत फुदकती है, नहीं आती हाथ में। बड़ी वाली तो किसी तरीके से पकड़ लोगे, छोटी वाली जो सिल्वर कलर की उसकी पंख होती है बहुत फुदकती हैं, नहीं हाथ आती और उनको पकड़ो तो और कलर छूटता है हाथों पे। तो यह आपने देखा होगा कि तितली के पंख जो हैं वो कीट में ही आते तितलियां, तो उनके पंख का पैटर्न अलग है। सिंगल अगर विंग्स हैं लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर चमगादड़ के पंख से अलग है। अगर आप देखो तितली ऐसी जिसके दो पंख इधर दो पंख इधर है तो वो तो देखने से पता चल जा रहा है कि इनके दो दो पंख हैं। और चमगादड़ में आप देखोगे तो एक पंख इधर दो पंख, लेकिन उस तितली में चार पंख। तो देखने से ही लग रहा है कि इनमें कार्य तो समान है, उड़ने का काम कर रहे हैं, देखने में भी समान लग रही हैं, लेकिन इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर ही अलग होगा। तो ऐसे अंग जो कार्य और रचना में, कार्य और दृश्य में, देखने में
समान हो, लेकिन उनकी मूल संरचना, उनका उद्भव, उनका भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होता है, ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। और समरूप अंग का पाया जाना समरूपता कहलाता है। ऐसी स्थिति को समरूपता कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि समरूपता का उदाहरण क्या है, तो आप क्या बताओगे? समरूपता का उदाहरण है चिड़िया के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख। फिर आपसे कोई पूछे कि क्यों हम इसमें समजातता कहते हैं, तो आप बताओगे कि इसमें समरूपता क्यों कहोगे? समरूपता, तो आप कहोगे कि इसमें समरूप अंग पाए जाते हैं। फिर पूछेगा आपसे कोई कि समरूप अंग क्या होता है, तो आप बताओगे कि इनमें पंखों को अगर आप देखें तो पंख देखने में समान है, कार्य भी समान है, लेकिन इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हड्डियों का पैटर्न है, वो सब में अलग अलग है। तो ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। और समरूप अंग पाए जाने वाले जीवों में समरूपता प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो समरूप अंग क्या होते हैं? जो कार्य व बाह्य संरचना में क्या हो? समान हो, लेकिन मूल रचना, उद्भव व भ्रूणीय परिवर्धन असमान हो, वे अंग क्या कहलाते हैं? समरूप अंग। जो कार्य समान कर रहे हैं, इनकी संरचना भी समान दिख रही है बाहर से, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, इंटरनल एनाटॉमी, मूल संरचना, उद्भव, भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न हो, असमान हो, ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। और समरूप अंग प्रदर्शित करने वाले जीव समजातता की स्थिति में कहलाते हैं। एग्जाम्पल, चिड़िया के पंख, चमगादड़ के पंख, और कीट के पंख। अब जिनमें समरूप अंग पाए जाते हैं, समरूपता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। समरूपता किस प्रकार के जैव विकास को प्रदर्शित करता है? तो समरूपता अभिसारी जैव विकास को प्रदर्शित करता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्ट हो गए, यानी आवश्यकता के आधार पर उनके अंग एक ही कार्य को करने में विकसित हो गए, उड़ने के कारण में। तो ऐसे जैव विकास को अभिसारी जैव विकास कहते हैं। अभिसारी जैव विकास, ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बारीकियों से समझिएगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी जैव विकास का आधार क्या है? समरूप अंग का पाया जाना या समरूपता प्रदर्शित करने वाले जीव अभिसारी जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। या अभिसारी जैव विकास क्या प्रदर्शित करता है? समरूप अंग का पाया जाना क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, रूप समान है लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे। कहना सही है? जब उनका इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है तो हम कैसे कह दें? अगर किसी व्यक्ति का डीएनए उसके पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति के माता पिता वही हैं? नहीं ना। तो जब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मेल नहीं खा रहा, चिड़िया के पंख का इंटरनल स्ट्रक्चर, चमगादड़ के पंख का इंटरनल स्ट्रक्चर और कीट के पंख का इंटरनल स्ट्रक्चर मैच नहीं खा रहा, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज रहे होंगे, माता पिता एक ही रहे होंगे? नहीं कह सकते ना। अब एक सामान्य सा उदाहरण कि एक व्यक्ति का डीएनए उसके माता पिता से नहीं मिल रहा, मूल संरचना भिन्न है, लेकिन वो पैसा खर्च करके अपने पिता के समान प्लास्टिक सर्जरी करा लिया फेस पे, और देखने से लग रहा है कि इनके तो पिता यही होंगे क्योंकि चेहरा बहुत मेल खा रहा।
तो वो तो आवश्यकता के अनुसार उसने परिवर्तित कर लिया ना अपने आप को। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उसके माता पिता वही हैं, क्योंकि उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपना चेहरा अपने पिता के समान करा लिया। तो ये कहना गलत है कि वो उसके माता पिता हैं। तो उसी तरीके से हम ये नहीं कहेंगे कि चमगादड़, चिड़िया और कीट इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी समानता नहीं मिल रही है। बाह्य रूप से मिल रही है, कार्य समान मिल रहा है, उनके पंखों में कार्य समान है, देखने में समान है पंख, लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर समान नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि वे एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे। हाँ, अलग अलग पूर्वज रहे होंगे, उनके पूर्वज में ये आवश्यकता उत्पन्न हुई होगी, उड़ने की आवश्यकता उत्पन्न हुई होगी, जिससे उनके अंग जो अलग अलग रहे होंगे वे उड़ने में परिवर्तित हो गए और पंख बन गए। तो इसमें अभिसारी जैव विकास में क्या आता है कि इसमें पूर्वज भिन्न होते हैं। ठीक, चिड़िया के पूर्वज अलग रहे होंगे, चमगादड़ के पूर्वज अलग रहे होंगे और कीट के पूर्वज अलग रहे होंगे। ये प्रदर्शित करता है। आया समझ में? आपने अभी जैव विकास के प्रमाण में एक प्रमाण पढ़ा, शारीरिकी से प्रमाण। समजात अंग क्या होते हैं, समरूप अंग क्या होता है, एक बार फिर से आप याद करिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नहीं है, दो दो पॉइंट आपको याद करना है बस। समजात अंग के बारे में क्या याद करोगे? समजात अंग, समजात यानी जातीय रूप से समान है, एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, यानी उनकी मूल रचना समान है, उद्भव समान है, भ्रूणीय परिवर्तन समान है, लेकिन बाह्य संरचना अलग है और कार्य अलग है। जब बाह्य संरचना और कार्य भिन्न हो और मूल रचना, उद्भव और भ्रूणीय परिवर्तन समान हो, तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं और इस स्थिति को समजातता कहते हैं। समजातता अपसारी जैव विकास को प्रदर्शित करती है, जो यह बताता है कि इन जीवों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समरूप अंग, ऐसे अंग जो कार्य और बाह्य संरचना में समान हो लेकिन मूल रचना, उद्भव और भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंग प्रदर्शित करने वाले जीव समजातता प्रदर्शित करते हैं। और समजातता या समरूप अंग का पाया जाना अभिसारी जैव विकास को इंडिकेट करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को इंडिकेट करता है कि वे अलग अलग रहे होंगे और एक ही कार्य को करने के लिए वे कन्वर्ट हो गए। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा, संयोजी कड़ियों से प्रमाण। एक तो आपने पढ़ा तुलनात्मक शारीरिकी व आकारिकी से प्रमाण, अब आता है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। एविडेंस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स। अब ये संयोजी कड़ी क्या होता है? देखिए, पृथ्वी पर ऐसे जीव भी हैं जिनमें दो जीवों के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो एक जीव से विकसित हुए और एडवांस में कन्वर्ट हो गए, ये बीच में रह गए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण यूग्लिना का देता हूं। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है और आपको ये भी पता है कि जीवन का विकास जब हुआ तो उस समय ऐसा माना जाता है कि कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके वे अनाक्षी शोषण करते थे और ऊर्जा प्राप्त करते थे। हो सकता है कि उस समुद्र में कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गए होंगे, तब उन जीवों में रसायन संश्लेषण का विकास हुआ होगा। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बना बना के अपना प्रयोग करने लगे होंगे। इसे क्या कहते हैं? परपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बाहर से वे अकार्बनिक पदार्थ को ले रहे हैं और अपने शरीर में वे खाना बना रहे हैं, परपोषी न्यूट्रिशन। अब ये पहला जीव उत्पन्न रहा होगा जो कम विकसित है। धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि उनमें और क्षमता विकसित हुई होगी कि बाहर से क्या लेना, कार्बनिक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में खुद ही बना लो अपने शरीर में, तो उनमें स्वपोषण की उत्पत्ति हुई होगी। तो यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो दोनों प्रदर्शित करता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यूग्लिना में पुराने वाले जीव के भी गुण हैं और जो नए आज के समय में एल्गी हैं जो खुद ही अपना भोजन बना ले रहे हैं, वो परपोषी नहीं प्रदर्शित करते, उनका भी गुण है। तो एडवांस का भी गुण है और वीक का भी गुण है।
यानी युगलीना एक ऐसा जीव है जो सूर्य की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी बन जाता है, दूसरे जीवों का भक्षण करके खाएगा। युगलीना एक ऐसा जीव है अगर जो सूर्य की प्रकाश मिल गई तो वह स्वपोषी हो जाता है और खुद ही अपने अंदर खाना बनाने लगता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने लगता है, प्रकाश संश्लेषण होने लगता है उसमें। तो युगलीना क्या दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में रह गया, ना तो वो पूरी तरीके से परपोषी रहा और ना ही पूरी तरीके से स्वपोषी रहा। ठीक, तो ये दर्शाता है कि जो जीवों का विकास है वो क्रमिक हुए होंगे, परपोषी से स्वपोषी की उत्पत्ति हुई होगी, कुछ परपोषी ही रह गए, कुछ स्वपोषी बन गए। ठीक है, तो संयोजी कड़ी क्या होता है? तो ऐसे जीव जिनमें दो वर्गों के लक्षण विद्यमान हो, ऐसे जीवों जिनमें लक्षण दो वर्गों के जीवों के लक्षण विद्यमान हो, इनमें एक जीव कम विकसित और दूसरे जीव अधिक विकसित होते हैं, ऐसे गुण होते हैं। जैसे बताना युगलीना में प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुण है परपोषी की तरह व्यवहार करता है, और दूसरा परपोषी क्या है, प्रोकैरियोट क्या है, प्रोकैरियोट पुराने प्रकार की कोशिका है, कम विकसित कोशिका है। और युगलीना स्वपोषण को भी व्यक्त कर रहा है, और स्वपोषी किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका कैसे? विकसित कोशिका है। तो युगलीना में कम विकसित जीव का भी गुण है और अधिक विकसित जीव का भी गुण है। ऐसे जीव को संयोजी कड़ी कहते हैं, जिनमें दो वर्गों के लक्षण विद्यमान होते हैं। संयोजी कड़ियों से प्रमाण में सबसे पहला विषाणु, वायरस। वायरस एक ऐसा जीव है जिसे हम सजीव नहीं कहेंगे, ना ही हम इसे निर्जीव कहेंगे। विषाणु प्रदर्शित करता है दो वर्गों का लक्षण। एक तो अगर जीव में नहीं है, किसी जीवित कोशिका में नहीं है तो यह निर्जीव भी है। अगर किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं है विषाणु तो निर्जीव है। जैसे ही किसी सजीव कोशिका में गया, जैसे ही किसी सजीव कोशिका में गया, वो क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है, जीवित हो जाता है। तो ये विषाणु क्या प्रदर्शित करता है कि निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई होगी। ये प्रमाण नहीं दे रहा है, जैव विकास का प्रमाण नहीं दे रहा है कि निर्जीव से जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तो संयोजी कड़ी कहलाता है। ये एक संयोजी कड़ी है जो प्रमाणित करता है जैव विकास को कि निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई होगी। आपने पढ़ा भी है, न्यूक्लियोप्रोटीन सबसे पहले बना था 5वें चरण में। न्यूक्लियोप्रोटीन इज ए कंपोनेंट ऑफ वायरस। तो ये संयोजी कड़ी है जो बताता है कि निर्जीव से सजीव का विकास हुआ होगा, क्रमिक विकास, जैव विकास का प्रमाण है। यानी विषाणु क्या प्रदर्शित करता है? निर्जीव से सजीव का विकास हुआ होगा। यानी विषाणु निर्जीव व सजीव के बीच का, निर्जीव व सजीव के बीच का संयोजी कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। विषाणु हो गया। दूसरा युगलीना। तो अभी युगलीना के बारे में आपको बताएं कि युगलीना में परपोषी की अवस्था भी पाई जाती है और स्वपोषी की अवस्था भी पाई जाती है। यानी अगर आप आज के समय में देखो तो आज के समय में जंतु क्या हैं? परपोषी हैं, दूसरे पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। और पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और युगलीना क्या दर्शा रहा है? युगलीना दोनों दर्शा रहा है। परपोषी अवस्था भी दर्शाता है, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं है तो खुद भी भोजन ग्रहण कर लेंगे, बाहर से खा पी लेंगे किसी और को मार वार के। अगर सूर्य का प्रकाश है तो स्वपोषी भी बन जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि जंतु जिनके अंदर स्वपोषी की उत्पत्ति नहीं हुई, स्वपोषण नहीं उत्पन्न हुआ, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना सकते, वे जंतु बन गए। और वे जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बना सकते थे अच्छी तरीके से, वे पौधे बन गए। तो इसीलिए युगलीना को जंतु और पौधे के बीच की
कड़ी माना जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? समानता देख रहे हैं ना कि यूग्लिना क्यों जंतु कहलाता है, क्योंकि यूग्लिना परपोषी पोषण विधि को भी प्रदर्शित करता है। तो जंतु का लक्षण स्वपोषी का भी लक्षण उत्पन्न करता है, यानी पौधे का भी लक्षण है। दो वर्गों का लक्षण इस एक जीव में है, इसलिए यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। चलिए, सारे एग्जांपल्स आपके पूछे जाते हैं। तीसरा आता है नियोपिलाइना। नियोपिलाइना किसके बीच की कड़ी है? संयोजी कड़ी, याद करिए, मोलस्का व एनेलिडा के। अब इनके बारे में डिटेल नहीं जानना है क्योंकि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, तो ना तो आप सामान्य रूप से समझ पाओगे और ना कोई ज़रूरत है। जो पूछा जाता है बस वही कि ये किसके बीच की कड़ी है। ठीक, क्यों है? ये सिर्फ दो के बारे में पूछा जाता है, एक विषाणु और दूसरा यूग्लिना। बाकी के बारे में नहीं पूछा जाता, तो जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं, बहुत डिटेल है। तो नियोपिलाइना इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा। फोर्थ, पेरिपेटस। पेरिपेटस किसके बीच की संयोजी कड़ी है? तो पेरिपेटस है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की कड़ी मानी जाती है। पांचवा, बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस किसके बीच की कड़ी है? तो बैलेनोग्लॉसस है कशेरुकी और कशेरुकी व अकशेरुकी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी बैलेनोग्लॉसस। छठवां, आर्कियोप्टेरिक्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, सभी को याद कर लेंगे, कुछ नहीं, 6 एग्जाम्पल हैं। आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी जैसा है, जो किसके बीच की कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। ठीक है, बस इतना याद करिए। संयोजी कड़ियों के प्रमाण में, इन सभी के एग्जाम्पल बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संयोजी कड़ियों के प्रमाण में आप याद करिए, विषाणु किसके बीच की कड़ी है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। यूग्लिना जंतु और पौधे के बीच की कड़ी। नियोपिलाइना मोलस्का और एनेलिडा के बीच। पेरिपेटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच। बैलेनोग्लॉसस कशेरुकी और अकशेरुकी। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी। ठीक, याद करिए, क्योंकि ये सब बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको तुरंत याद करना है। एक और आता है लास्ट, जो कि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डकबिल प्लैटिपस का। प्रोटीरोथीरा जिसे कहते हैं, वर्ग। सातवां, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया वर्ग के जो जंतु हैं उनमें ऑर्निथोरिंकस आता है, टैकीग्लॉसस आता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल डकबिल प्लैटिपस आता है। प्रोटीरोथीरा वर्ग का जो जंतु हैं वे कनेक्टिंग लिंक यानी संयोजी कड़ी मानी जाते हैं किसके बीच? सरीसृप व स्तनधारी के बीच। स्तनधारियों के बीच की कड़ी मानी जाती है। एग्जाम्पल, टैकीग्लॉसस and most important example ornithorhynchus and very most example duckbill platypus। और जो सबसे ज़्यादा डकबिल प्लैटिपस के बारे में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? डकबिल प्लैटिपस के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कॉमन एग्जाम्पल और कॉमन क्वेश्चन
फॉर एवरी एग्जाम्स, यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस सब में पूछा जाता है। ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जो अंडे देता है। कहीं ना कहीं सुना होगा ना, ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं। स्तनधारी अंडे नहीं देते हैं, याद रखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा है जो स्तनधारी है, उसके शरीर में स्तन भी है और वो अंडा भी देता है, वो यही है डकबिल प्लैटिपस। तो ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। डकबिल प्लैटिपस इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स दैट ले एग्स। तो सरीसृप व स्तनधारी के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? टैकीग्लॉसिस, ऑर्निथोरिंकस और डकबिल प्लैटिपस। ये सभी किस वर्ग में आता है? प्रोटोथीरिया वर्ग के समूह में आते हैं। अब इसके बाद आता है अवशेषी अंगों से प्रमाण। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऐसे अवशेषी अंग आपको देखने को मिलेंगे। हमारे शरीर में ऐसे अंग देखने को मिलेंगे जो यह प्रमाण देते हैं या प्रमाणित करते हैं कि हम ऐसे जीव से विकसित हुए होंगे, जो जलीय रहे होंगे, जिनके पूंछ रहा होगा, जो मांसाहारी रहे होंगे, जो फिर शाकाहारी रहे होंगे। बहुत सारे प्रमाण ऐसे देखने को मिलते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें बुक पर आके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने पढ़ा जैव विकास के प्रमाण में तुलनात्मक, शारीरिकी व आकारिकी से प्रमाण। समजातता, आपने समजात अंग के बारे में पढ़ा। ऐसे अंग जो रचना, उद्भव, भ्रूणीय परिवर्धन में समान हो, लेकिन वातावरण के अनुसार ये विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित हो रहते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख, सील के फ्लिपर, वेल के चप्पू, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य के हाथ। इनके कंकाल की मूल संरचना समान है। सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फाइलेंजेस यानी अंगुलास्थियां पाई जाती हैं, परंतु सभी का कार्य भिन्न है। जैसे पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं वो उड़ने का काम करते हैं, और बिल्ली के आगे के टांग, घोड़े के आगे के टांग दौड़ने के काम करते हैं। मनुष्य का हाथ सब कुछ काम करने के लिए करते हैं। ठीक। अपसारी जैव विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? समजात अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास एक ही पूर्वज से हुआ होगा। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में, करोड़ों वर्षों में जीव के समूह अपने पूर्वज से ज़्यादा अपसारी यानी भिन्न होते चले गए, जिससे वह अपने आप को प्रकृति में पूर्ण रूप से अनुकूलित कर सकें। इस प्रकार के जीव विकास को अपसारी जैव विकास कहते हैं। फिर आता है समरूपता या समवृत्तता या समरूप अंग। आपने देख लिया कि समजात अंग में जो अंग हैं उनकी मूल रचना समान है। देखिए, एक हड्डी हो गई ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस। यही पैटर्न आपको बिल्ली के अगली टांगों में देखने को मिलेगा। यही पैटर्न आपको व्हेल मछली के जो चप्पू है जिसकी मदद से वो तैरता है उसमें मिलेगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फाइलेंजेस। सेम वही पैटर्न आपको चमगादड़ के पंख में देखने को मिलेगा। पंख में उसके एक हड्डी पाई जाती है ह्यूमरस, फिर दो हड्डी रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और फाइलेंजेस। ठीक है, तो यह दर्शाता है कि हम सभी का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। फिर आता है समरूप अंग। ऐसे अंग जो भ्रूणीय परिवर्धन और मूल रचना उद्भव में असमान होते हैं, लेकिन देखने में और कार्य में समान होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, चिड़िया के पंख और कीट के पंख, ये देखने में समान लगेंगे, कार्य भी समान है, उड़ने का काम है, देखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी मूल रचना भिन्न होती हैं। इनमें हड्डियों का पैटर्न अलग है, देख ही रहे हैं। तो ऐसे अंग समरूप अंग कहलाते हैं। असमरूप अंग समरूपता को प्रदर्शित करता है और यह अभिसारी जैव विकास का प्रमाण है। समरूपता के उदाहरणों के अध्ययन से पता चलता है कि समरूप अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास अलग अलग पूर्वजों से हुआ है तथा जैव विकास एक समान दिशा में हुआ है। इस प्रकार के विकास को अभिसारी जैव विकास कहते हैं। अब संयोजी कड़ियों से प्रमाण, जिनके बारे में आपको बता दिया गया। वायरस जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी माना जाता है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। विभिन्न वायरस को आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अलग अलग वायरस का फिगर दे दिया है। ये भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का फिगर नीट में डायरेक्ट पूछ लिया गया था, आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। बाकी का आप बनाओ चाहे ना बनाओ, एक बार HIV का बना लेना, बैक्टीरियोफेज का बना लेना। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसकी मदद से ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी हो जाता है, अपना भोजन स्वयं बना ले जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलता है तो बाहर से भोजन को ग्रहण करने लगता है, जिससे यह परपोषी भी हो जाता है। यानी ये जंतु और पौधे के बीच की कड़ी मानी जाती है। नियोपिलाइना संघ मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी मानी जाती है। उसके बाद पेरिपैटस देख सकते हैं, पेरिपैटस एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी मानी जाती है। बेलानोग्लासस किसके बीच की कड़ी है? कशेरुकी और आकशेरुकी के बीच की कड़ी है। उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स
आप देख सकते हैं पक्षी के समान दिखता है, लेकिन देखिए आगे का जो मुखड़ा है वो कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स, कौन से, क्रोकोडाइल्स की तरह दिख रहा है ना। तो ये आर्क्योप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी मानी जाती है। और मैंने कुछ ऐसा सुना है कि इस पक्षी की तस्वीर जड़वा कर लोग कमरे में बहुत टांगते हैं, बोलते हैं कि शुभ माना जाता है, भगवान जाने, मुझे पता नहीं है। प्रोटोथीरिया में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यही है डकबिल प्लैटिपस, क्योंकि डक की तरह यानी बत्तख की तरह इसकी मुंह होती है और ये एक स्तनधारी होता है जो अंडे देता है। और ये एग्जाम्पल है किसके बीच का, सरीसृप और स्तनधारी के बीच का। टैकीग्लॉसस ऑर्निथोरिंकस एंड डकबिल प्लैटिपस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब उसके बाद आता है अवशेषीय अंगों से प्रमाण। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्दी आपको अवशेषीय अंग के प्रमाण के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी से। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। आगे आपको नीट में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको कराए जाएंगे। धन्यवाद।